हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सलेंस। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हम देखेंगे कि कैसे फ्रेंजियल गिल से जो है हम एल्वियोलर लंग्स की तरफ जो है वो हमने एवोल्यूशन जो है वो किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट है एक्वेटिक रेस्पिरेशन, यानी कि आपको पता है जो फिश थी वो पानी में रहती थी और उनमें जो है इंटरनल गिल्स होते थे जो कि आपकी फ्रेंजियल कैविटीज के अंदर होते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपकी जो ये गिल्स है, बेसिकली इंटरनल गिल्स जो है, यहाँ पे आपको प्राइमरी गिल फिलामेंट्स देखने को मिलती हैं और वो कवर्ड होती हैं सेकेंडरी लैमेला से। ये जो आपका सेकेंडरी लैमेला होता है ये प्राइमरी गिल फिलामेंट्स को कवर करके रखता है और यहाँ पे ही आपकी इसके अंदर जो है कुछ ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं आपके ब्लड और वाटर के बीच में जो है ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे ये बताई है कि आपको फिश में क्या देखने को मिलता है, काउंटर करंट एक्सचेंज देखने को मिलता है, यानी कि आपका जो लैमेला है, सेकेंडरी लैमेला है, उसमें जो ब्लड होता है कैपिलरीज में, वो वाटर की जो मूवमेंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूव करता है। ठीक है, कि आपका जो वाटर जिस डायरेक्शन में आ रहा है उस डायरेक्शन से ऑपोजिट में ब्लड मूव करता है। इससे क्या होता है कि एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो वहां पे बन जाता है और जो फिश होती है वो इजीली जो है 80 to 90% जो है ऑक्सीजन वाटर से जो है वो ले पाती है। अगर इसका उल्टा होता कि ब्लड और जो वाटर है एक ही डायरेक्शन में घूमते तो इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी आ जाता और ऑक्सीजन जो है खाली 50% ही जो है वो फिश ले पाती। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल ट्रांजिशन लंग्स की। तो फिश के बाद जो है आपको पता है एम्फीबियंस जो है उन्होंने लैंड पे आना जो है वो शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि लंग्स तो हैं, लेकिन ये किस तरह से लंग्स जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं एम्फीबियंस में। तो यहाँ पे आपका जो फेरिंग्स होता है, आपको पता है फेरिंग्स जो है उससे आप ऐसे बोल सकते हो कि एक स्मॉल पाउच जो है वो वहां से बड ऑफ हुआ आपके फेरिंग्स के फ्लोर से और उससे जो है वो लंग्स जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं। और एम्फीबियंस जो होते हैं इसमें खासियत क्या है कि इनमें डायफ्राम और आपका फ्लेक्सिबल रिब केज नहीं होता है, जिसकी वजह से ये अपनी चेस्ट को जो है वो एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं सांस लेने के लिए। तो इसलिए इनको इनके अंदर जो है आपको एक मैकेनिज्म देखने को मिलता है जिसको आप बक्कल पंपिंग बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो है उसको यूज करते हैं। ये हवा को जो है लिटरली आप बोल सकते हैं कि स्वेलो करते हैं और फिर क्या करते हैं, ये अपने नोस्ट्रिल्स को जो है वो बंद कर देते हैं और अपना जो माउथ का फ्लोर है उसको जो है फोर्स करते हैं कि जो इन्होंने हवा ली है उसको फोर्सफुली बेसिकली जो है वो लंग्स तक भेजा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि इनका जो लंग का ये जो सिस्टम है ये वीक सिस्टम था, इसीलिए फिर इधर जो है आपको एम्फीबियंस में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी देखने को मिलता है कि जो लंग्स जो है वो उतना काम नहीं कर पाते थे, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि इनके अंदर जो एक मॉडिफिकेशन आई वो थी आपकी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की, कि ऑक्सीजन को जो है इनकी स्किन भी जो है वहां से भी ये एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, फिर आते हैं रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में आपको पता है कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है वो तो इन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि अपनी जो स्किन है ड्राई लैंड पे ये रहते थे और डिहाइड्रेशन ना हो जाए उसकी वजह से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। तो इन्होंने जो है इसका सोल्यूशन क्या निकाला कि यहाँ पे जो लंग्स थे उनका जो साइज है वो बड़ा हो गया और जो लंग्स थे वो आपके डिवाइड भी हो गए स्मॉल चैम्बर्स में, और स्मॉल चैम्बर्स में जिस वॉल की वजह से डिवाइड हुए वहां पे उसको बोलते हैं फेबुलाई। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ तो वो रेप्टाइल्स में ही सबसे पहले जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। और यहाँ पे जो है इंटरकॉस्टल जो है मसल्स जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं जो थोरेसिक कैविटी को एक्सपैंड करने में और हवा को अंदर लेने में हेल्प करती हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कॉस्टल वर्ड बेसिकली रिब्स के लिए लगता है। कॉस्टल बायोलॉजी में कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि कॉस्टल वर्ड रिब्स के लिए लगता है, तो यहाँ पे जो है इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो इनको हेल्प करती हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। तो अगर आप एम्फीबियन और रेप्टाइल में कंपैरिजन करें तो आप क्या देखेंगे कि वेंटिलेशन एम्फीबियंस में किस तरह की हो रही है, पॉजिटिव प्रेशर, और रेप्टाइल्स में कैसी होती है, नेगेटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर में आप देखते हैं एम्फीबियंस में कि पंपिंग जो है वो एयर को स्वेलो करते हैं, और नेगेटिव प्रेशर में आप देखते हैं कि सक्शन वाली जो है वहां पे आपकी प्रक्रिया होती है जो कि चेस्ट एक्सपेंशन से होती है। ठीक है, मसल्स की बात करेंगे तो एम्फीबियंस जो होते हैं वो अपनी बक्कल कैविटी की जो फ्लोर ऑफ द माउथ है उसको यूज करते हैं, और रेप्टाइल्स जो है रिब मसल्स जिनको आप इंटरकॉस्टल बोल रहे हैं वो यूज करते हैं। लंग की हम बात करें तो एम्फीबियंस में सिंपल होते हैं, बैग लाइक सैक होते हैं और लो सरफेस एरिया होता है, और आपके जो रेप्टाइल्स होते हैं इनमें सब डिवाइडेड होता है इनटू फेबुलाई और हाई आपका
सरफेस एरिया देखने को मिलता है। देन एम्फीबियंस जो होते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन रेप्टाइल्स में ये चीज एब्सेंट होती है। तो ये दोनों कंपैरिजन जो है वो आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बर्ड्स की। बर्ड्स जो है आपको पता है बर्ड्स को एव्स बोलते हैं, और ऐसा माना जाता है कि अगर आप लैंड पे बात करें तो बर्ड्स के पास जो है वो सबसे अल्टीमेट रेस्पिरेटरी जो है वो सिस्टम देखने को मिलता है। अगर आप देखें तो बर्ड्स जो है वो जब फ्लाइट लेते हैं तो इनको कॉन्टिन्यूस सप्लाई जो है ऑक्सीजन की चाहिए होती है। इसीलिए यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि बर्ड्स के जो लंग्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, रिजिड होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। यानी कि हमारे जैसे जैसे हमारे लंग्स जो है वो एक्सपैंड करते हैं, इनके वैसे जो है एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। स्मॉल होते हैं लंग्स, रिजिड होते हैं, लेकिन इनके पास जो है नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक्स होते हैं जो कि 9 होते हैं नंबर में। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है कि एयर सैक्स कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको बर्ड्स में देखने को मिलते हैं। ध्यान में क्या रखना है कि एयर सैक्स जो होते हैं डायरेक्टली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, बल्कि ये आप एक तरह से बोल सकते हैं कि एयर को पंप करने में जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। अब दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपके बर्ड्स के लंग्स होते हैं इनमें जो एयर फ्लो करती है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि आपके जो ह्यूमंस होते हैं, जैसे हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम एक ही पाइप से जो है वो सांस लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एयर की मिक्सिंग हो जाती है। लेकिन बर्ड्स में ऐसा नहीं होता है। बर्ड्स में आपके एयर सैक्स होते हैं, और एक एयर सैक्स एक्चुअली 2 तरह के होते हैं, एक पोस्टीरियर होते हैं, एक एंटीरियर होते हैं। अगर इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो आपको बस अभी यहाँ इतना ध्यान रखना है कि क्योंकि इनके पास जो है एयर सैक्स होते हैं और वो भी 2 तरह के होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे इनकी जो है वो मिक्सिंग नहीं होती है एयर की, तो वन वे डायरेक्शन में ही चीजें जो है वो चलती हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा जो है आप यहाँ पे क्या ध्यान में रख सकते हैं कि जो मैमल्स हैं, मैमल्स में आपको पता है कि जो लंग्स होते हैं वो हाईली इलास्टिक होते हैं, और हमारा जो एक्सचेंज होता है गैस का वो मेनली कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आप पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ते हैं तो आप पूरा सब कुछ उसमें पढ़ते हैं, लेकिन कहाँ पे जाके एक्सचेंज होगा वो होगा आपका एल्वियोलाई में। ये आपने बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। उसके अलावा आपको पता है डायफ्राम होता है आपके यहाँ पे, इंटरकॉस्टल मसल्स भी जो है वो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। तो ये सारी चीजें जो है वो मैमल्स में होती हैं। अगर आप बर्ड और मैमल में कंपैरिजन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एयर फ्लो बर्ड्स में कैसा है, यूनिडायरेक्शनल वन वे स्ट्रीट, और बाई डायरेक्शनल कहाँ मिलेगा, आपको मैमल्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। गैस एक्सचेंज की बात करें तो मैंने आपको बताया कि जो मैमल्स होते हैं उनमें एल्वियोलाई में जो है गैस एक्सचेंज होता है, लेकिन अगर आपको बर्ड्स में पूछेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, जिसको हम पैराब्रोंकाई बोलते हैं। यहाँ पे जो है आपका एक्सचेंज जो है साइट है ये गैस की, इसको ओपन एंडेड ट्यूब्स होती हैं बेसिकली, बस इतना ध्यान में रखना है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो आपके जो बर्ड्स होते हैं उनको कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन हमारा जो होता है हम जब इनहेलेशन करते हैं तभी जो है वो ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स में क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको इनहेल और एक्सहेल दोनों टाइम पे ही ऑक्सीजन जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। एक्चुअली बर्ड्स में जो होता है, अगर यहाँ पे देखें आप तो यहाँ लिखा है इट टेक्स 2 फुल साइकिल्स ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी कि 2 बार जो है ये इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जो बर्ड्स होते हैं इनके जो एयर सैक्स होते हैं वो बलून्स की तरह काम करते हैं, यानी कि हवा को पंप करने का काम करते हैं। और अगर आप मैमल्स में देखें तो मैमल्स में क्या होता है कि जो मस्कुलर डायफ्राम होता है वो हेल्प करता है आपका पंपिंग करने में, ठीक है। तो ये कुछ आपका डिफरेंस है जो आपने इसमें ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आपने क्या ध्यान में रखना है कि जो वर्टिब्रल ब्रेन है किस तरह से वो इवॉल्व हुआ है वो इसमें हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो एम्ब्रियो होता है उसमें एक न्यूरल ट्यूब होती है जो कि हॉलो होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और वही एक्सपैंड करके बाद में 3 प्राइमरी आपकी ब्रेन वेसिकल्स बनाती है, जिसको आप फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन बोलते हैं। अब यहाँ पे जब हम एवोल्यूशन पढ़ते हैं ब्रेन का तो बेसिकली ये आपका एक कंसेप्ट है जिसको आप बोलते हैं एनसेफेलाइजेशन। इसके ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। एनसेफेलाइजेशन का मतलब होता है कि आपका ब्रेन किस तरह से एनलार्ज हुआ है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो एनलार्जमेंट ब्रेन की हुई है उसमें हम बेसिकली फोकस करते हैं फोर ब्रेन के ऊपर कि फोर ब्रेन में जो है वो फिश से लेके जो है मैमल्स तक क्या क्या चेंजेस आए, किस तरह से एवोल्यूशन आए, तो मेनली हम उसी पे ही ध्यान देते हैं। तो ये यहाँ पे हमने वही चीज को जो है वो पढ़ना है। आपका जो फोर ब्रेन होता है इसके फर्दर दो पार्ट होते हैं। आप देखेंगे एंटीरियर पार्ट जो होता है उसको टेलेंसेफेलॉन बोलते हैं, जिसके अंडर जो है एंटीरियर पार्ट भी आप बोल सकते हैं उसको, या फ्रंट पार्ट बोल दो फोर ब्रेन का। उसमें आपको ऑलफैक्टरी लोब्स एंड सेरिब्रम जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। और आपको पता है ऑलफैक्टरी लोब्स जो होती हैं वो स्मेल के लिए काम करती हैं, और सेरिब्रम में आपका थिंकिंग, मेमोरी, वॉलेंटरी एक्शन ये सारे आ जाते हैं उसके अंडर, ठीक है। और डायनसेफेलॉन जो है ये पोस्टीरियर पार्ट या बैक पार्ट भी आप इसको बोल सकते हो, जो कि आपका एक तरह से डीप ब्रेन रेगुलेटरी सेंटर्स को जो है वो उसके अंडर हम डालते हैं, जैसे कि एपिथैलेमस है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, तो ये आपके डायनसेफेलॉन के अंडर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फिश और एम्फीबियन की। फिश और एम्फीबियन में आपको क्या देखने को मिलता है कि जो टेलेंसेफेलॉन है इसमें जो ऑलफैक्टरी वाला एरिया था इनका वो ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड था, डोमिनेटेड था, अगर आप देख सकते हैं ऑलफैक्टरी लोब से। और इनका जो सेरिब्रम होता था वो बहुत ही स्मॉल होता था, स्मूथ होता था, और एक्चुअली आप देखें तो इसमें ज्यादा कोई रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सब इनका सेरिब्रम नहीं करता था। मेन उसका काम यही होता था कि वो सेंटर था किस चीज का, सेंस ऑफ स्मेल का, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग की जगह जो है वहां पे सिर्फ यही काम होता था, किसमें, फिश और एम्फीबियंस में। तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बारे में। तो रेप्टाइल एंड बर्ड्स के बारे में क्या हुआ कि आपका जो सेरिब्रम है यहाँ पे ये बहुत ज्यादा एनलार्ज हुआ, लेकिन एनलार्ज जो हुआ ये इंटरनल जो है, इंटरनली बेसिकली आप बोल सकते हैं कि एनलार्ज हुआ था। और कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे अंदर ही अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे न्यूरॉन्स का एक्युमुलेशन होने लग गया, जिसकी वजह से जो है उस स्ट्रक्चर का नाम पड़ जाता है आपका कॉर्पस स्ट्राइएटम, ठीक है। कॉर्पस स्ट्राइएटम नाम का जो स्ट्रक्चर है वो आपको रेप्टाइल और बर्ड्स में देखने को मिलेगा, लेकिन बर्ड्स में इसको हम हाइपर स्ट्राइएटम बोलते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। तो हम क्या हम क्या बात कर रहे हैं कि सेरिब्रम जो है वो आपका रेप्टाइल और बर्ड में जो है वो एनलार्ज हुआ लेकिन इंटरनली हुआ। और इंटरनली क्यों हुआ, बिकॉज जो है आपके न्यूरॉन्स जो है वो अंदर जो है वो ज्यादा एक्युमुलेट हो गए, और हमने उस स्ट्रक्चर का नाम दे दिया कॉर्पस स्ट्राइएटम। बर्ड्स में हम उसको हाइपर स्ट्राइएटम बोलते हैं। अब ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज आपको पता है कि जो बर्ड्स हैं या रेप्टाइल्स हैं उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो आपको अलग से देखने को मिलती हैं, जैसे कि उनका बिहेवियर पैटर्न है। बर्ड्स में आपको एक अलग तरह से फ्लाइट मैकेनिज्म्स जो है वो देखने को मिलते हैं, या फिर नेविगेशन देखने को मिलती है। तो ये सारे जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस थी उसको करने में जो है इनको बहुत ज्यादा हेल्प हुई। तो बस इतनी चीज जो है आपने रेप्टाइल और बर्ड के बारे में ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं आपके मैमल्स। मैमल्स में क्या हुआ कि इन्होंने जो है अपना इनका जो सेरिब्रम था वो बेसिकली अंदर की तरफ को जो है वो इन्होंने जो है उसको बढ़ाया नहीं। आप मैमल्स में देखेंगे कि इनका जो सेरिब्रम था वो एक्सपैंड हुआ बाहर की तरफ को, जिसको आप नियोकॉर्टेक्स या फिर आप सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंशन बाहर की तरफ जो है आउटर लेयर की जो है वो देखने को मिली मैमल्स में। और जो एडवांस मैमल्स होते हैं उनमें आपको फोल्ड्स भी देखने को मिलते हैं, जिसको आप रिजेस या ग्रूव्स बोलते हैं, गायरियन, सल्काई। ये भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब ये फोल्ड्स आपको पता है, जहां पे भी हम फोल्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं कि फोल्ड्स की जो है वो हमारे को सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है कि सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो ये फोल्ड्स थे, रिजेस थे या फिर आपके ग्रूव्स थे, इनकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। हमें जो है एक स्कल का साइज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं पड़ा, क्योंकि इनके फोल्ड से ही जो है सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मैमल्स में आप देखते हैं कि दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, उनको बीच से कौन सी चीज जो है वो जोड़ती है, उसको आप बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। काफी बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है, और ध्यान में ये भी रखना है कि जो मोनोट्रीम्स और मार्सुपियल्स होते हैं उनमें कॉर्पस कैलोजम जो है वो एब्सेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि इसमें जो मोनोट्रीम्स आपको पता होगा, जैसे एगलिंग मैमल्स जो हैं आपके, प्लेटिपस का नाम इसमें आ जाता है, और मार्सुपियल्स आपको पता है जैसे कि कंगारूज, है ना। तो इनमें जो है कॉर्पस कैलोजम नहीं होता है। तो कॉर्पस कैलोजम किन एनिमल्स में होता है, आपके कौन से मैमल्स हैं, वो प्लेसेंटल मैमल्स हैं। तो प्लेसेंटल मैमल्स का जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं हॉलमार्क है कॉर्पस कैलोजम, सिर्फ उनमें ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन को आप मेसेंसेफेलॉन भी बोलते हैं। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो लोअर वर्टिब्रेट्स थे वहां पे मिड ब्रेन जो है एक कमांड सेंटर का काम करता था, और धीरे धीरे
मैमल्स तक पहुंचते हुए जो है आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा रिफ्लेक्स सेंटर का काम करना शुरू करता है ये। तो मिड ब्रेन का जो प्राइमरीली अगर आप देखेंगे तो इसका फंक्शन क्या है कि ऑप्टिक लोब्स को जो है ये राइट मतलब ऑप्टिक लोब्स जो है वो मिड ब्रेन से ही निकलती हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो कोर फंक्शन अगर आपका मिड ब्रेन का पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कि एम्ब्रियोलॉजिकली मिड ब्रेन जो है वो डेवलप होता है ऑप्टिक लोब्स के, मतलब डेवलप हो जाता है ऑप्टिक लोब्स के रूप में। और ये इससे क्या होता है कि एनिमल क्या देख रहा है उस पर हेल्प होती है, ठीक है, मतलब बेसिकली इस पे डिपेंड करता है कि एनिमल क्या देख रहा है। अगर आप फिश और एम्फीबियंस में आ जाते हैं तो फिश एम्फीबियंस में आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो ये मिड ब्रेन था बेसिकली ये स्टार ऑफ द शो है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि जो सेरिब्रम होता है, फोर ब्रेन का पार्ट जो सेरिब्रम है वो फिश एम्फीबियंस में इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, बहुत ही सिंपल होता है। इसलिए यहाँ पे मिड ब्रेन जो है वो ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, ये आपका प्राइमरी इंटीग्रेशन सेंटर बन जाता है, सारी जो भी सेंसरी इनकी इनपुट्स होती हैं उसको कोऑर्डिनेट करता है और एनिमल के जो मूवमेंट रिस्पॉन्सेज हैं उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो फिश और एम्फीबियंस में आप देखेंगे कि मिड ब्रेन का जो है वो ज़्यादा अच्छा रोल है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम बर्ड्स में। तो बर्ड्स में क्या है, आपको पता है बर्ड्स का जो विजन होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ऑप्टिक लोब्स होती हैं बर्ड्स में वो हाईली डेवलप्ड होती हैं और लार्ज होती हैं, ठीक है। और लेकिन ये जो है ऑप्टिक लोब्स जो हैं ये साइड्स की तरफ को जो है लेटरली जो है वो पुश कर दी जाती हैं ताकि जो इनका सेरिब्रम है उसको अच्छे से जो है अकोमोडेट किया जा सके। फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि बर्ड्स में ऑप्टिक लोब्स जो होती हैं हाईली डेवलप्ड होती हैं, आपकी लार्ज होती हैं, लेकिन साइड में पुश कर दी जाती हैं ताकि आपका जो सेरिब्रम है मैसिव सेरिब्रम होता है इनके पास उसको एकोमोडेट किया जा सके, ठीक है। तो जब बर्ड्स जो है हाई स्पीड फ्लाइट लेते हैं तो उनको यहाँ पे इस चीज़ की जो है वो बहुत हेल्प होती है, ये आपने ध्यान में रखना है। मैमल्स में आपको क्या देखने को मिलता है कि जो एक विजुअल प्रोसेसिंग का पूरा आप बोल सकते हैं कि जो पावर होता है वो बेसिकली फोर ब्रेन के पास चला जाता है। फोर ब्रेन में आपको पता है विजुअल कॉर्टेक्स होता है, तो मैमल्स में क्या होता है कि जो मेन पावर है विजुअल प्रोसेसिंग की वो वहां पे चली जाती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि मिड ब्रेन का यहाँ पे फिर क्या काम है। तो मिड ब्रेन जो होता है बेसिकली श्रिंक हो जाता है और आप बोल सकते हैं कि 4 लोब्स में ये बढ़ जाता है जिसको आप कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो मैमल्स में मिड ब्रेन में आ जाएगा वो। अब इसमें क्या होता है कि जो 4 लोब्स बनते हैं तो 2 जो टॉप वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई, जो कि आपकी विजुअल रिफ्लेक्सेस में हेल्प करते हैं। जैसे मान लो आपकी फास्ट बॉल आपकी तरफ को आ रही है तो आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, या फिर कोई मक्खी आपकी आंख के पास आ रही है तो आप क्या करते हैं, ब्लिंक करते हैं। तो ये सारी रिफ्लेक्सेस को कौन संभाल रहा है, आपके जो 2 ऊपर के 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई होते हैं, और जो नीचे के 2 लोब्स होते हैं जिनको आप 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई बोलते हैं, ये आपके ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को जो है वो संभालते हैं। जैसे मान लो आपका कोई नाम पीछे से ले रहा है तो आपका सर उस तरफ को घूम जाता है, या फिर कोई एकदम से अचानक से आवाज आती है तो उस तरफ का आप जो है ध्यान उस तरफ को देते हैं। तो ये चीज जो है ऑडिटरी रिफ्लेक्स जो है वो आपके इंफीरियर कॉलिकुलाई जो है वो संभालते हैं, और आपके जो विजुअल रिफ्लेक्सेस होते हैं वो आपके ऊपर वाले सुपीरियर कॉलिकुलाई संभालते हैं। ये सारी चीजें आप एक्चुअली ब्रेन का जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वहां पे भी आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, तो एक तरह से वो भी आपका जो है यहाँ पे रिवीजन हो रहा है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइंड ब्रेन की। तो हाइंड ब्रेन को आप रोम्बोसेफेलॉन भी बोलते हैं। हाइंड ब्रेन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंटीरियर पार्ट को आप मेटेनसेफेलॉन बोलते हैं जिसमें आप सेरिबेलम के बारे में पढ़ते हैं, और पोस्टीरियर को आप मेलेनसेफेलॉन बोलते हैं जिसमें आप मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम सेरिबेलम पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि किस तरह से जो है वो इसका एवोल्यूशन हुआ है। अगर आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है सेरिबेलम का जो मेन फंक्शन होता है वो आपकी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है, मसल का कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, बैलेंस, पोस्चर जो है उस सबको कोऑर्डिनेट करने में आपका सेरिबेलम जो है वो हेल्प करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा आप लोगों को पता है कि ये हमारा जो भी ऑटोनॉमिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस होते हैं जैसे कि हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, उसको जो है कंट्रोल करता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर आप फिश में देखेंगे तो फिश में क्या होता है कि ये हाईली डेवलप्ड होता है आपका सेरिबेलम। ऐसा क्यों होता है, डिपेंड करता है फिश में भी, स्पेशली जो आपकी एक्टिव स्विमर्स होती हैं फिश, जैसे कि आपकी शार्क होगी, जिन्होंने अच्छे से स्विम करना होता है उनमें ज़्यादा अच्छे से डेवलप होता है। ये क्यों होता है, बिकॉज आपको पता है कि वहाँ पे जो है इनको स्विम भी करना है, इनको बैलेंस बना के रखना होता है, इनको पिच भी वहाँ पे सेट करनी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कोऑर्डिनेशन में होनी चाहिए, और मसल कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे। तो इसीलिए सेरिबेलम जो है वो वहाँ पे अच्छे से आपका डेवलप होता है, ठीक है।
अगर हम एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की बात करें तो यहाँ पे सेरिबेलम जो होता है रिलेटिवली स्मॉल होता है, फ्लैट होता है और रिबन लाइक होता है। और यहाँ पे ऐसा क्यों है, बिकॉज आपके जो एम्फीबियन रेप्टाइल हैं इनमें आपको ये देखने को मिलता है कि मूवमेंट जो होती है वो बस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, इजीली जो है ग्राउंड पे ये वॉक करते हैं या क्रॉल करते हैं, तो इसीलिए इनकी जो लोकोमोशन होती है वो ज़्यादा कोऑर्डिनेशन जो है वो डिमांड नहीं करती है। तो यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि एम्फीबियन रेप्टाइल्स जो होते हैं इनके अंदर आपको सेरिबेलम जो है वो आपका लेस डेवलप्ड होता है, ये बस इतना सा ध्यान में रखना है। देन आ जाता है बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स जो होते हैं इनके अंदर सेरिबेलम जो है मैसिव एंड हाईली फोल्डेड होता है, कॉन्वोल्यूटेड होता है, जिसको आप फ्लोक्यूलाई बोलते हैं यहाँ पे। और ये जो एक्सपेंशन होता है ये किस लिए होता है, ताकि इक्विलिब्रियम जो है उसको प्रॉपर्ली सेट किया जाए। फ्लाइट के दौरान जो है इनकी जो मोटर स्किल्स इन्होंने यूज करनी होती है वो प्रॉपर से काम करती हैं, तो ये सारी चीजें बर्ड्स में जो है वो हेल्प करती हैं। तो हमने अभी क्या देखा कि फिश के अंदर जो स्विमर्स होती हैं उनके अंदर सेरिबेलम जो है हाईली डेवलप्ड होता है। एम्फीबियन रेप्टाइल के अंदर इतना ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे स्मॉल होता है और हाईली डेवलप्ड नहीं होता है। बर्ड्स के अंदर मैसिवली जो है डेवलप्ड होता है और फोल्ड में होता है, ताकि जो है इनको इनके जो आपके जो भी चीजें ये करते हैं, जो भी जब इन्होंने उड़ना है या फिर कोई ओरिएंटेशन करना है तो उसमें इसमें हेल्प होती है, बस इतना ध्यान में रखना है। मैमल्स में आपको पता है कि सेरिबेलम हाईली डेवलप्ड होता है, 2 लिटिल हेमिस्फीयर में डिवाइडेड भी होता है, अगर आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर याद है। और हमारी जो भी मस्कुलर मूवमेंट होती है, जो भी हमारे मोटर एक्टिविटीज है, वॉलंटरी, हमारा पोस्चर जो है, ये सारी चीजों को मेंटेन करता है आपका सेरिबेलम। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी ने ड्रिंक की है तो ड्रिंक करने के बाद जो है वो लड़खड़ाना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज आपका जो ड्रिंक का असर होता है वो सेरिबेलम पे होता है। और सेरिबेलम क्या करता है कि आपकी मसल्स की कोऑर्डिनेशन करता है, आपको सीधे खड़े होने में हेल्प करता है। तो जब उस पर असर होता है तो इसलिए आपका कोऑर्डिनेशन जो है वो बिगड़ने लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूरिनोजेनिटल सिस्टम, जिसमें आप एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव नेटवर्क्स के बारे में जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से जो है किडनी के अंदर जो है वो एवोल्यूशन हुआ है। किडनी के बारे में आपने सबसे पहले तो ये याद रखना है कि किडनी जो है, वर्टिब्रल किडनी जो होती है वो आपकी मेसोडर्म से डेवलप होती है, और इस स्पेशलाइज्ड स्ट्रिप ऑफ मेसोडर्म को हम बोलते हैं नेफ्रोटॉम। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम प्रोनेफ्रॉस, यानी कि सबसे पहली जो किडनी थी, प्रिमिटिव किडनी थी, उसको हम प्रोनेफ्रॉस बोलते थे। इसमें आपको बस ये ध्यान में रखना है कि इसमें आपका जो है एक सिलिएटेड फनल स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप नेफ्रोस्टोम बोलते हैं। तो वो क्या करता है कि जो भी आपका वेस्ट है बेसिकली उसको ड्रेन कर दिया जाता है फ्रॉम सिलोम से, सिलोम कैविटी से उस वेस्ट को उठाया जाता है, और एक सिंगल आपकी वहां पे डक्ट होती है जिसको प्रोनेफ्रिक डक्ट बोलते हैं, वहां पे डाल दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में बस इसमें यहाँ ये रखना है कि जैसे प्रोनेफ्रिक किडनी जो प्रोनेफ्रॉन्स है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो जो आपकी प्रिमिटिव फिश थी उनके एम्ब्रियोज में और लार्वा ऑफ हैगफिश एंड एम्फीबियंस, यहाँ पे आपको ये वाली जो है किडनी देखने को मिलती है। तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आपने ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं मीजोनेफ्रॉस या फिर ओपस्टोनेफ्रॉस आपकी किडनी की। यहाँ पे जो है इस किडनी में क्या है कि आपने जो ऊपर नेफ्रोटॉम पढ़ा, यानी कि जो मेसोडर्म की एक स्ट्रीक होती है उसका जो मिडिल पार्ट है उससे ये डेवलप होता है। और इसमें आपने ध्यान में क्या रखना है कि जैसे आज की किडनी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आपके बॉमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन हुई है बॉमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस की वो यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड वहां पे आपने देखा कि एक प्रोनेफ्रिक डक्ट है वहां पे, तो यहाँ पे भी उस डक्ट का यूज किया जाता है, पर उस डक्ट का यहाँ पे नाम बदल जाता है, उसको हम बोलते हैं वॉल्फियन डक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। आपने इसमें क्या याद रखना है कि मिजोनेफ्रॉन जो किडनी है ये आपको कहाँ पे मिलती है, तो ये एडल्ट किडनी है किसकी, फिश और एम्फीबियंस की। कलेक्टिवली हम फिश और एम्फीबियन को क्या बोल देते हैं, एंड एमनियोट्स बोल देते हैं, बिकॉज इनके एग्स में जो है वो एमनियन मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती है। तो एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए और नाम पता होना चाहिए, ये आपने ध्यान में रखना है। तो अगर जल्दी से मैं प्रोनेफ्रॉस और मिजोनेफ्रॉस के बारे में एक समरी ले लूं, तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं कि जो प्रोनेफ्रॉस होते हैं ये आपकी बॉडी कैविटी के फ्लूइड, जो सिलोमिक फ्लूइड होता है उसको फिल्टर करते हैं, और मिजोनेफ्रॉस जो है वो ब्लड को डायरेक्टली फिल्टर करते हैं। आपका अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो जो आपका प्रोनेफ्रॉस है ये ओपन सिलिएटेड फनल्स जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको नेफ्रोस्टोम बोलते हैं। और जो आपका ये है जो मिजोनेफ्रॉस वाली किडनी है इसमें बॉमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस होता है।
और लास्ट चीज आपने जो है वो ध्यान में रखनी है कि प्रोनेफ्रॉन्स जो है वो आपको सिर्फ एम्ब्रियोज और लार्वा में ही देखने को मिलेगी, एडल्ट में नहीं होती है। और आपकी जो मीजोनेफ्रोज है वो एडल्ट फिश और एम्फीबियंस में आपको देखने को मिलती है। आई होप ये चीज थोड़ी सी आपको क्लियर हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटानेफ्रोज की। तो मेटानेफ्रोज में क्या है आपका कि आप लोगों ने नेफ्रोटॉम के बारे में पढ़ा कि मीजोडोम से जो है एक स्ट्रीक निकलती है, तो उसमें आपने पढ़ा कि पहले एंटीरियर पोर्शन से फिर मिडिल पोर्शन से जो है वो पार्ट्स बने। अब ये जो मेटानेफ्रोज है ये आपका पोस्टीरियर पोर्शन से जो है वो फॉर्म होता है। और इसमें आपने क्या ध्यान में देना है कि जो आपकी यहाँ पे जो ट्यूब है यहाँ पे एक अलग ही ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बनाया जाता है जिसको आप यूरेटर बोलते हैं। पिछले में आपने देखा जो मिडिल किडनी थी उसने जो है ओल्ड जो है वो पाइप को यूज किया था, लेकिन यहाँ पे एक पूरा ही न्यू सिस्टम बना दिया जाता है ड्रेनेज सिस्टम जिसको आप यूरेटर बोलते हैं। और आपको पता है कि इस किडनी में क्या होता है कि आपके बहुत सारे नेफ्रॉन्स, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स को जो है वो आप एक ही किडनी में देखते हो ताकि वाटर को रिटेन किया जाए। ये जो आपकी किडनी है बेसिकली मेटानेफ्रॉस जो है इसको आप लैंड किडनी भी बोलते हो, बिकॉज जो लैंड पे रहने वाले आपके एनिमल्स थे जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, बेसिकली इनको वाटर कंजर्व करने की जरूरत थी और वाटर कंजर्व करने के लिए यहाँ पे आपको एक अलग से ही ड्रेनेज सिस्टम मिला और आपको यहाँ पे हाईली स्पेशलाइज जो है वाटर रिटेनिंग नेफ्रॉन्स जो है कम्पैक्ट ऑर्गन में देखने को मिलते हैं जिसको आप किडनी ही बोलते हो। ठीक है, तो ये कहाँ पे देखने को मिलती हैं? तो ये है आपकी परमानेंट फंक्शन करती हैं और आपको एडल्ट में देखने को मिलती हैं किसके? रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल्स, जिनको आप एमनियोट्स बोलते हो, ये आपने ध्यान में रखना है। तो इससे होता क्या है कि एक तरह से सुपर पावर मिल जाती है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने की और वाटर को कंजर्व करने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपने ध्यान में देना है। तो अगर जल्दी से समराइज करें तो प्रोनेफ्रोज जो है जिसको आप हेड किडनी भी बोल सकते हो क्योंकि इंटीरियर पार्ट से जो है डेवलप होती है, मोस्ट प्रिमिटिव है, बेसिक फिल्टर का काम करती है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और प्रिमिटिव फिश एम्ब्रियोज, टेडपोल, एम्फीबियन लार्वास में देखने को मिलती है और फिर ये टेम्परेरी होती है, बाद में ये डिसअपियर हो जाती है। मीजोनेफ्रोज की बात करें तो मिडिल किडनी इसको बोला जाता है, ब्लड को डायरेक्टली फिल्टर करती है। आपको ग्लोमेरुलस स्पर्म एंड कैप्सूल यहाँ पे देखने को मिलते हैं और आपको जो डक्ट देखने को मिलती है उसको बोलते हैं वॉल्फिनियन डक्ट। ये जो होती है परमानेंट एडल्ट किडनी है किसमें? फिश और एम्फीबियंस में। ठीक है, और मेटानेफ्रोज में क्या हो जाएगा? बैक किडनी भी बोल सकते हैं आप इसको, वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एडवांस्ड है। और यहाँ पे आपको यूरेटर देखने को मिलता है और सभी रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में जो है ये देखने को मिलती है और परमानेंट होती है। तो ये आपने एक तरह से इसमें चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। उसके अलावा अगर नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें तो आपको पता है अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक, ये आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये सारी चीजें आएंगी। तो अमोनोटेलिक आपको पता है अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, तो ऐसे एनिमल्स में मिलेगा जो आपके पानी में रहते हैं ताकि उसको अच्छे से जो है वो डाइल्यूट किया जा सके। तो फिश जो है आपकी वो अमोनोटेलिक होती है, यूरियोटेलिक में एम्फीबियंस एंड मैमल्स आ जाएंगे और यूरिकोटेलिक में रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। आप इसके बारे में जो है और भी यहाँ से पढ़ सकते हैं और ज्यादा अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है आप अच्छे से इसके बारे में देखते हैं। अब हम लास्ट जो आपका इसमें टॉपिक बचता है वो है ट्रांजिशन ऑफ यूरिनो जेनिटल डक्ट्स। देखिए नाम से पता चल रहा है कि ऐसी डक्ट जिसमें यूरिन भी आ रहा है और जेनिटल का मतलब हो जाएगा जिसमें स्पर्म्स भी जो है वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपने देखा कि फिश और एम्फीबियंस जो है उनके अंदर मीजोनेफ्रिक किडनी है, तो एडल्ट्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो मेल आपके होते हैं इसमें इनमें वोल्फिन डक्ट होती है, आपने ऊपर पढ़ा भी इसके बारे में। वोल्फिन डक्ट जो होती है यहाँ पे दोनों काम करती है, यूरिन को भी लेती है मीजोनेफ्रिक किडनी से और साथ में टेस्टिस से स्पर्म को भी जो है वो कैरी करती है। आपको बस ये चीजें याद रखनी है, वोल्फिन डक्ट फिश और एम्फीबियन जो है उनके मेल्स में होती है और क्या कैरी करती है? आपकी दोनों चीजें कैरी करती है। अगर आप रिप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में आ जाएंगे तो आपने देखा कि इनकी किडनी जो होती है वो मेटानेफ्रिक होती है और हाईली एडवांस होती है। इन्होंने जो है वो यूरेटर को डेवलप कर लिया था यूरिन के लिए, इसलिए इनकी जो वॉल्फियन डक्ट होती है वो यूरिन तो फिर कैरी नहीं करती है और यहाँ पे आपको फिर इसमें जो है वो मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है और इसकी जगह आपको एपिडिडाइमस, वास डेफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, फीमेल की बात करें तो सारी क्लासेस में जो है आपको एक सेपरेट पेयर ही मिलता है डक्ट्स का जिसको मलेरियन डक्ट बोलते हैं, जो कि फीमेल में देखने को मिलती है और ये डेवलप होती है इंडिपेंडेंटली क्या क्या बनाने के लिए? ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि फीमेल्स के अंदर जो है वॉल्फियन डक्ट बिल्कुल जो है कंप्लीटली डिजेनरेट हो जाती है। तो मुलेरियन डक्ट की अगर बात करेंगे तो वो फीमेल से जुड़ी हुई है, वॉल्फियन डक्ट की बात करेंगे तो मेल से जुड़ी हुई है। फिश एम्फीबियंस में जो होती है वो दोनों चीजें कैरी करती हैं, वॉल्फियन डक्ट, और रेप्टाइल, बर्ड और मैमल में जो है ये सिर्फ एक ही चीज को कैरी करेंगी और उसमें भी आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। आप उसका नाम बदल के क्या पढ़ते हैं? एपिडिडाइमस, वास डेफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट। तो आई होप ये जो टॉपिक है हमने खत्म कर लिया है, आपको ये हेल्पफुल लगा है। काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।